हेलो दोस्तों, भाविक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोतों का हम अध्ययन कर चुके थे और साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में साहित्यिक स्रोतों में हमने कुछ स्रोतों को पढ़ लिया है, जैसे कि संस्कृत साहित्य है, रासो साहित्य है, वैली साहित्य है। इनका अध्ययन हम पिछली क्लासों में हमने कर चुके हैं और अभी अपने जो साहित्य में जो साहित्य के स्रोतों में जो बचे हुए हैं उनका हम आगे आने वाली क्लास आज और आगे आने वाली क्लासों में हमें अध्ययन करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और आज जो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा ख्यात साहित्य। ख्यात साहित्य, ठीक है। ख्यात साहित्य क्या है? ख्यात साहित्य के बारे में पहले चीज तो हम ये बात करें तो देखिए, ख्यात साहित्य होता है किसी भी राजा या किसी भी सामंत या किसी धनी व्यक्ति की ख्याति प्रतिपादित करना या किसी वंश की, जो राजाओं का जो वंश था उनकी वंश की ख्याति प्रतिपादित करना। ख्याति क्या होती? प्रसिद्धि बनाना उनकी, ठीक है। प्रसिद्धि बनाना ही ख्यात कहलाता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ख्यात साहित्य की तो ख्यात साहित्य के बारे में पहली बात तो यह है कि ख्यात साहित्य राजस्थान में कब से इसका प्रचलन हुआ है। तो देखिए, 16वीं शताब्दी से राजस्थान में ख्यात साहित्य का प्रचलन बढ़ा था और उसके बाद में ख्यात साहित्य का राजस्थान इतिहास में काफी महत्व बढ़ गया था। देखिए, ख्यात का मैंने बताया मीनिंग, ख्यात का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? ख्यात का मीनिंग होता है ख्याति प्रतिपादित करना। ख्याति प्रतिपादित करना, ठीक है। ख्याति प्रतिपादित करना ख्यात कहलाता है। जो ख्यात है, ख्यात कैसा, अगर हम बात करें कि ख्यात कैसा जो साहित्य है तो ख्यात कथित साहित्य है। कैसा साहित्य है? तो ख्यात कथित साहित्य है, ठीक है, कथित साहित्य है। और अगर हम बात करें, अब देखिए, जो ख्यात होता है, जो ख्यात में जो वर्णन हमको मिलता है वो ख्यात में हमको वर्णन कैसा मिलता है? तो वर्णन के बारे में बात करें जब हमें, तो ख्यात में जो वर्णन मिलता है वो कैसा मिलता है? वो विस्तृत जानकारी में मिलता है। विस्तृत जानकारी, जिस किसी भी जानकारी प्राप्त होती है अपन को, उसकी विस्तृत जानकारी हमको ख्यात में प्राप्त होती है। देखिए, एक ख्यात होती है और एक होती है वात। क्या होता है? वात। वात में क्या होता है कि वात में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी चीज की संक्षिप्त जानकारी इसमें हमको प्राप्त होती है वात में। अब देखिए, ख्यात में जानकारी प्राप्त होती है हमको विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त होती है, और जो वात होता है, वात में कैसी जानकारी प्राप्त होती है? संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। कहीं कहीं पे देख, किसी ख्यात में जो कई बातों से मिलके एक ख्यात का निर्माण होता है। अब हम बात करें तो देखिए, जो ख्यात का और वात को अगर हम समझना चाहें तो ख्यात और वात को हम यहां समझ सकते हैं कि जब हम स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में या हमारे जो बाद में एग्जाम होते थे उसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो आते थे कि जिनका लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक हमको उत्तर देना होता था, ठीक है। मतलब कि हम बात करें कि 10 शब्दों में, 20 शब्दों में, 50 शब्दों में उनका अपन को आंसर देना है। और एक होता था कि निबंधात्मक प्रश्न होते थे। निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता था कि जैसे अपन को किसी सब्जेक्ट के बारे में 500 शब्दों में आंसर देना है, निबंध लिखना है, एक तरह से अपन को 1000 शब्दों में अपन को इसका वर्णन करना है। तो इसी तरह से विस्तृत जानकारी के रूप में
जो जिस चीज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए वो क्या कहलाता है, ख्यात है। और जो संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, वात है। उसके बाद में हम बात करें कि जो ख्यात है, ख्यात जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है ख्यात से, जितने भी जो लेख लिखे गए हैं उनका ही विस्तृत रूप ख्यात है। ठीक है, जो भी हमको जितने भी अपन ने बात की कि लेखन जो भी कार्य हुए हैं उनमें हमने बात की, जैसे कि अभिलेखों के बारे में बात की, ताम्रपत्रों के बारे में बात की, उसके बाद में अपन ने कुछ साहित्य के स्रोतों में बात की। तो उनके अंदर जो जानकारी जो छोटे रूप में मिलती थी या मिडिल रूप में मिलती थी, जैसे कि कुछ जरूरी थोड़ी है कि रोजमर्रा की जानकारी प्राप्त होती थी। ख्यात किस तरह से लिखा जाता था, ज्यादातर ख्यात कैसी लिखी गई है, तो ख्यात ऐसे लिखते थे जैसे कि कोई आश्रित आता है किसी राजा के पास में, मान लो कोई लेखक है वो उसके पास में आश्रय प्राप्त कर रखा है, तो वो उसकी दैनिक जो डायरी लिखता था, दैनिक डायरी जब लिखी जाती थी तो दैनिक डायरी में वो स्वतः ही एक ख्यात के रूप में लिख दिया जाता था। जब आप रोजाना अगर किसी व्यक्ति के बारे में रोजाना की उसकी रोजमर्रा की चीजों में लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने आप में एक उसकी विस्तृत पूरी जानकारी अपन को उपलब्ध करवा देता है। हाँ, हालांकि इसमें इतना सा जरूर होता है कि जो इसमें वर्णन दिया होता है वो वर्णन कहीं कहीं पे अतिशयोक्तिपूर्ण भी मिलता है। मैंने पहले भी बात ये बताई थी कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों में जो लेखन का जो कार्य करते हैं, जो लेखक हैं, वो किसी न किसी राजा के यहाँ आश्रय प्राप्त किया होगा। तो आश्रय जहां किसी के प्राप्त करता है तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसके बारे में कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के भी लिखता है, कुछ बातें उसकी छुपाता भी है। तो वो चीजें जरूर इसमें हमको प्राप्त होती है। पर जो अगर किसी राजा या किसी भी वंश के यहाँ कोई लेखक आश्रय प्राप्त करता था तो उसकी दैनिक डायरी लिखता था, उसी में हमको उसके ख्यात, एक तरह से उसकी ख्यात का रचना हो जाती थी। इसके अलावा हम बात करें कि जो ये ख्यात हैं, ख्यात देखिए ज्यादातर जो बाद के जो शासक हैं, 16वीं शताब्दी के जो बाद के शासक हैं, उन शासकों ने ज्यादातर ने अपनी ख्याति प्रतिपादित करने के लिए, मतलब ख्याति बनाने के लिए ख्यात का लेखन का कार्य करवाया है। हालांकि कुछ प्रभावशाली शासक भी थे, उनके बारे में भी ख्यात में लिखा हुआ है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के बाद में जो साहित्य के स्रोतों में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, वो ज्यादातर जो जानकारी प्राप्त होती है वो कैसे जानकारी प्राप्त होती है, ख्यात साहित्य से ही प्राप्त होती है। अब देखिए, जो हम बात करें जैसे कि जोधपुर के एक शासक थे अजीत सिंह, काफी प्रभावशाली शासक थे, काफी बढ़िया शासक थे। अपन बात करें कि जो महान शासकों में मतलब अच्छे शासकों में जिनकी गिनती होती है, उन शासकों में उनका भी नाम आता है, अजीत सिंह का भी, उनकी भी ख्याति लिखी हुई है। तो इस तरह से कुछ जो शासक थे ऐसे भी, उनके बारे में भी ख्याति में हमको प्राप्त होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए, ख्यात साहित्य के बारे में। ख्यात साहित्य का जो लेखन का जो कार्य किया गया है वो 16वीं शताब्दी में किया गया है। और जो इसके अध्ययन है, जब इसका अध्ययन किया गया है तो अध्ययन में एक सुविधा प्राप्त हो जाए, अपन को अध्ययन में एक अंतर प्राप्त हो, जो भी ख्यात लिखी हुई है उसके अंतर्गत, तो उसके लिए क्या किया है कि ख्यात को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है, ताकि अध्ययन में वो आसानी से अपन को अध्ययन में किया जा सके। तो इसकी जो 4 श्रेणियां हैं उनके बारे में बात करें तो इनकी चारों जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है, तो एक तो है इतिहास परक, इतिहास परक ख्यात। कैसी ख्यात है, इतिहास परक ख्यात। दूसरी की बात करें अपने, जो दूसरे नंबर पे है तो वो है वार्ता परक ख्यात। कैसा है, वार्ता परक ख्यात। ठीक है। उसके बाद में बात करें तीसरी जो श्रेणी है, तीसरी श्रेणी कैसी है, तो वो व्यक्ति परक ख्यात। ठीक है, ये कैसी ख्यात है, व्यक्ति परक। और चौथी की और बात करें, जो फोर्थ है वो कैसी ख्यात है, तो वो है स्फुट ख्यात। ठीक है। तो ये अध्ययन के, अपन को अध्ययन में एक आसानी रहे, अध्ययन के अंतर्गत अपन को सुविधा प्राप्त करने के लिए इसको अपने 4 भागों में हम विभाजित कर देते हैं। इतिहास परक ख्यात, वार्ता परक ख्यात, व्यक्ति परक ख्यात और स्फुट ख्यात।
उसके अलावा अपन बात करें, देखिए जो ख्यात हैं, जो राजस्थान में जिसको हम प्राचीन, सबसे प्राचीन ख्यात मानते हैं, या जो सबसे महत्वपूर्ण ख्यात है, वो किसकी ख्यात है? तो वो है मोहनोत नैनसिरी की ख्यात, मोहनोत नैनसिरी ख्यात। ठीक है, उनके नाम से ही लिखी हुई है, मोहनोत नैनसिरी ख्यात। वो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात भी मानी जाती है, और जो बाकी ख्यात हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ख्यात भी उसी को माना जाता है। उसके अलावा हालांकि जो काफी हमको यहां से ख्यातें भी प्राप्त हुई है, जैसे कि मुंडियार की ख्यात है, जैसलमेर की ख्यात है, जोधपुर की ख्यात है, आमेर की ख्यात है, सापुरा की ख्यात है, दयालदासरी ख्यात है, बाकीदासरी ख्यात है। तो इस तरह से अपन को यहाँ पे काफी ख्यातें प्राप्त होती है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण ख्यात है, जो सबसे प्रसिद्ध ख्यात है और जो सबसे प्राचीन ख्यात है, वो किसकी ख्यात है? तो वो मोहनोत नैनसिरी की ख्यात है। ठीक है, मोहनोत नैनसिरी ख्यात है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपने आगे इसके बारे में बात करें, ख्यात के बारे में, तो देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए उसके बाद में अपन बात करें जो ख्यात है या ख्यात के जो महत्व है उनकी बात करें, तो जो ख्यात का महत्व है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि जो राजस्थान लेखन का जो आरंभिक जो कार्य किया गया है, जैसे कि कुछ लेखकों ने जो लेखन का कार्य किया है, जिसमें से जैसे कि अपन बात करें कि हीराचंद ओझा जी हैं, डॉक्टर हीराचंद ओझा जी ने जो इतिहास राजस्थान का लिखा है, उसके अलावा भी कई इतिहासकारों ने जो अपनी अपनी जो लेखन का जो कार्य किया है, तो उनके लेखन के अंतर्गत उन लोगों ने ख्यात का ज्यादातर प्रयोग किया है। तो ख्यात का प्रयोग किस रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ख्यात का प्रयोग किया है। उसके अलावा जैसे देखिए वर्तमान की बात करें, तो जो वर्तमान में जो शोध का कार्य किया जा रहा है, उसमें 16वीं शताब्दी के बाद का जो भी हम इतिहास की जो जानकारी प्राप्त करता है, जो भी इतिहासकार है, जो भी शोध करता है, वो शोधकर्ता भी इस इतिहास का जो 16वीं शताब्दी के बाद का इतिहास की जानकारी प्राप्त करता है, उसमें ख्यात काफी महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके अलावा हम बात करें कि जो ये शोधकर्ता हैं, शोधकर्ताओं के द्वारा जो ख्यात को जो प्रयोग में किया गया है, उसके बाद में ख्यात का जो महत्व है वो काफी राजस्थान में बढ़ जाता है। उसके अलावा जो अपन को जो ख्यात में जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है, वो जानकारियां देखिए एक मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि जैसे कि अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है, जैसे एक तो मालदेव और शेरशाह, मालदेव और शेरशाह के बीच की जो संबंध था, जैसा भी उनका जो वो था, उनके बारे में भी अपन को ख्यात से काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। या मैं कहूं कि उनके जो संबंधों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र जो स्रोत है या जो प्रमुख स्रोत हैं, वो ख्यात साहित्य ही है। ख्यात साहित्य ही से ही उनके बारे में ज्यादा अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में हम बात करें कि जैसे कि कुछ जगहों पे अपन बात करें, इसमें एक हमको जानकारी प्राप्त होती है ख्यात से कि जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में एक मीटिंग हुई, बैठक हुई हम कहें तो वो कहां पे हुई? उदय सागर झील की पाल के ऊपर। ठीक है, उदय सागर झील की पाल पे एक इन दोनों के बीच में भेंट होती है,
उस भेद की जो जानकारी अपन को प्राप्त होती है, वो जो जानकारी प्राप्त होती है वो एक तो मोहम्मद नैन्सी की जो ख्यात है उससे प्राप्त होती है, और एक आमेर की जो ख्यात लिखी हुई है उस ख्यात से भी अपन को उन दोनों की जो बैठक हुई है या जो उनका जो मिलान हुआ है उसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में देखिए हमें बात करें कि जो ख्यात हैं, ख्यात में देखिए कुछ त्रुटियां भी प्राप्त होती है। ऐसा तो नहीं है कि ख्यात एकदम बिल्कुल सही ख्यात लिखी हुई है कि उसमें कोई गलतियां ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ख्यातों में भी काफी गलतियां अपन को प्राप्त होती है। ख्यातों की अगर हम गलतियों के बारे में बात करें तो जो ख्यातों में जो गलतियां अपन को प्राप्त होती है, मोस्टली जो ख्यातों में गलतियां प्राप्त होती है उनकी मैं बात करूं तो पहली गलती उनके अंदर प्राप्त होती है कि जो इनके अंदर जो तिथियां लिखी हुई है, ठीक है, किसका, तिथियों का, तिथियों की जो जानकारी है, तिथियों की जानकारी जानकारी गलत है। ज्यादातर तिथियों की जो जानकारी है वो गलत जानकारी दी हुई है। यह ख्यात साहित्य का एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी कमियों में है। एक तो ख्यात में जो तिथियों की जो जानकारी है वो गलत है। दूसरी मैं बात करूं जो इसके अंतर्गत जो कमी है वो क्या कमी है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति या स्थान का जो नाम यूज किया है, नाम में अशुद्धि, ठीक है। देखिए जो ख्यात में जो भी नाम या जो स्थान का नाम दिया है उसमें काफी गलतियां हैं, ठीक है, वो काफी अशुद्ध अपन को प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं जगहों पे तो बहुत ज्यादा ये गलतियां प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं थर्ड कमी इसकी, तो थर्ड कमी क्या है कि ये कर्मानुसार नहीं है, ठीक है, मतलब एक कर्म में नहीं लिखी हुई ख्यात है। ख्यातों का जो लेखन का जो कार्य किया है उसका कोई क्रम नहीं है। चौथी क्या कमी है इसके अंतर्गत, उसके बारे में बात करें तो चौथी कमी है इसके अंतर्गत कि जो लेखन का जो कार्य किया है, लेखक को जब भी कोई जो भी बात याद आई है वो उसको वहीं पे ही लिख दिया है। तो जो वर्णन है, वर्णन ऊपर, यह मैं बात करूं कि जैसे कि वर्णन जब भी याद आया है वैसे लिखा है, यह बात करें अपन, लेखक को जब भी घटना याद आई तभी उसका ख्यात में उल्लेख, ठीक है। लेखक को जब भी कोई घटना याद आई है उस घटना का उन्होंने जब लिख रहा है बीच में उस घटना का उल्लेख कर दिया है। इस तरह से कुछ इसमें ख्यात साहित्य में कुछ कमियां भी है। इन ख्यात साहित्यों की कमियों के बावजूद भी राजस्थान इतिहास में 16वीं शताब्दी के बाद के इतिहास में ख्यात का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि जो ख्यात से जो हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, जो भी अपन जानकारी लेते हैं उसका काफी विश्लेषण करना पड़ता है, उसके ऊपर काफी विचार विमर्श करके उस जानकारी का अपन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए अपन बात करें कि जो अपन को जो एक जानकारी जो भी हम एक बात ये भी है कि जैसे कि मोहम्मद नैन्सी की जो ख्यात है, मोहम्मद नैन्सी की ख्यात एकमात्र ऐसी ख्यात है राजस्थान की जिसके अंतर्गत है जो ख्यात जब उसने लिखी है, जिस भी स्रोत से उसने लिखा है उस स्रोत का उसने उल्लेख भी किया है कि वो उसने घटना का वर्णन कहां से लिखा है
उस स्त्रोत का उल्लेख मोहम्मद नैन्सी ने किया है, और वो राजस्थान के एकमात्र ऐसी ख्यात है जिसमें घटनाओं जो स्त्रोत हैं उनका भी उल्लेख अपन को प्राप्त होता है। उसके बाद में अपन देखिए जो बात करें कि जैसे कि जो ख्यात हैं, ख्यात में मैंने बताया कि ये इतनी कमियां हैं। मोहम्मद नैन्सी की जो ख्यात है उसमें भी काफी कमियां हैं, उसमें भी कहीं गलतियां प्राप्त होती है अपन को। उसके बावजूद भी वो ख्यात अपने यहां सबसे महत्वपूर्ण ख्यात मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने एक एक ख्यात के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। जो भी ख्याते हैं उनके बारे में एक एक अपना अध्ययन अब अपन आगे करेंगे। तो देखिए भाई, उसके बाद में अपन ने अब एक उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जो पहली अपनी जो ख्यात है वो है मोहम्मद नैन्सी री ख्यात। ठीक है, मोहम्मद नैन्सी री ख्यात, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अब। तो पहली चीज तो एक कि जो मोहम्मद नैन्सी री ख्यात है उसके बारे में इसके नाम से ही पता चल रहा है अपन को कि इसका लेखन का कार्य किसने किया है। उसके बावजूद भी अपन एक बार इसका बात करते हैं। तो देखिए, इसका जो बायोडाटा अपन बनाते हैं कि इसका लेखन का कार्य किसने किया है, तो लेखक कौन है, तो लेखक मोहम्मद नैन्सी। किसने लिखा है, मोहम्मद नैन्सी ने। मोहम्मद नैन्सी ने ये लिखा है, और ये कहां पे थे, तो मोहम्मद नैन्सी जोधपुर रियासत में, ये जो जोधपुर के नरेश हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह प्रथम। जोधपुर के शासक हैं जसवंत सिंह प्रथम। मोहम्मद नैन्सी इन्हीं जसवंत सिंह प्रथम के कवि दरबारी व दीवान के पद पर ये कार्यरत थे। मोहम्मद नैन्सी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के प्रथम के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि के साथ साथ में ये क्या थे, विद्वान, वहां के दीवान जो इनका वो था, विभाग था, दीवान के विभाग के भी प्रमुख थे। ठीक है, दीवान के प्रमुख के रूप में ही इन्होंने मोहम्मद नैन्सी की ख्यात लिखी है। मोहम्मद नैन्सी के बारे में देखिए, मोहम्मद नैन्सी के बारे में जो मुंशी देवी प्रसाद हैं, कौन, मुंशी देवी प्रसाद ने जो मोहम्मद नैन्सी है उनको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने इसको क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद तो जानते होंगे, काफी बड़े लेखक थे, इन्होंने काफी कृतियां लिखी है भी है। उसके बाद में हम बात करें जो मोहम्मद नैन्सी की ख्यात है उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, मोहम्मद जो नैन्सी है उनकी जो ख्यात है, मोहम्मद नैन्सी की ख्यात है, इसमें मोहम्मद नैन्सी ने जो राजस्थान है, राजस्थान के राजपूताने का ही अध्ययन, वो लेखन का कार्य नहीं किया है। इन्होंने जोधपुर के राठौड़ों के बारे में पूरा लेखन का कार्य किया है, विस्तृत जानकारी अपन को प्राप्त की है। उसके अलावा जो अपन को जहां जहां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में मैं बात करूं तो देखिए, सिंधु
या सिंध हम कहें, सिंधु क्या, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद में मैं बात करूं मध्य प्रदेश और हरियाणा। देखिए उस समय की तत्कालीन ये इनको हम कहें, उस समय तो एक अलग अलग देश ही होते थे, अलग अलग रियासत थी, जहां पे भी जाते थे वहां अलग इनका एक अलग नियम कानून कायदे हो जाते थे। मतलब वो एक तरह से उस टाइम के एक अलग अलग राज्यों के बारे में बात करें तो राज्य तो जैसे कि किसी एक केंद्रीय शक्ति के नियंत्रण में रहने वाले को हम राज्य कहते हैं, पर ये किसी के केंद्र में नियंत्रण में स्थिति में तो थे नहीं, तो हम कहें कि ये तत्कालीन उस समय के देश थे अलग अलग, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इन सभी के बारे में भी मोहम्मद नैन्सी ने अपनी ख्यात के अंतर्गत लिखा है। इनके यहाँ के भी पूरे बारे में यहाँ पे हमको मोहम्मद नैन्सी की ख्यात में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए जो हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, एक जानकारी क्या प्राप्त होती है कि जो राजपूत हैं, राजपूतों के लिए कहा जाता है, राजपूतों की 36 शाखाओं का, कितनी शाखाओं का, 36 शाखाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, मोहम्मद नैन्सी की जो ख्यात है उसमें राजपूतों की जो 36 शाखाएं हैं उनके बारे में इसमें उल्लेख किया है, जो काफी बड़े महत्व का बातें भी अपन को पता चलती है। उसके बाद में मैं बात करूं जो इससे मोहम्मद नैन्सी की जो ख्यात से अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके अलावा जो जानकारी प्राप्त होती है तो मैं एक अरे यहां से आपको मिटा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके अलावा अपन बात करें जो इससे अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो इनकी ही एक अलग करती और है, उसका क्या नाम है, तो वो है मारवाड़ रा परगना री ख्यात। मारवाड़ रा परगनारी ख्यात, यह भी इन्हीं के मोहम्मद नैन्सी द्वारा ही लिखी हुई दूसरी ख्यात है। मोहम्मद नैन्सी की एक ख्यात तो मोहम्मद नैन्सी की ख्यात है ही, एक मारवाड़ रा परगनारी ख्यात भी मोहम्मद नैन्सी के द्वारा ही रची हुई ख्यात है। मारवाड़ रा परगनारी ख्यात का जो नाम है अपन को जो ज्यादातर उल्लेख में मिलता है वो कौन सा मिलता है, गांवा री ख्यात। इसी ख्यात को हमें गांवारी ख्यात भी कहते हैं और यह ख्यात काफी महत्वपूर्ण ख्यात है, मोहम्मद नैन्सी के द्वारा ही लिखी हुई। अपन दोनों ही ख्यातों के बारे में एक साथ, इन दोनों के मोहम्मद नैन्सी की जो दोनों ख्यातें हैं उन दोनों के बारे में एक साथ हम अध्ययन करेंगे। मैंने बताया कि इसमें तो जैसे कि जो उल्लेख मिलता है वो एक तो पूरे राजपूताने के जो राजवंश हैं उन्हीं का तो उल्लेख मिलता है। इसमें खासतौर पर जोधपुर के जो राठौड़ वंश हैं उनके पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बारे में भी इसमें उल्लेख प्राप्त होता है। और दूसरी क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो राजपूत हैं उनकी जो 36 शाखाएं हैं, 36 शाखाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। ये सभी जानकारी तो अपन को मोहम्मद नैन्सी की ख्यात से मिलती है, पर जो मारवाड़ परगनारी जो ख्यात है, यह गांवारा जो ख्यात है हम कहें, तो इस ख्यात से जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए पहली चीज तो इसको हम कहते हैं कि जो ये मारवाड़ा परगनारी ख्यात है ये भी काफी बड़ी ख्यात है, या इसको हम कहें कि ये सर्व संग्रह है, इसमें सभी का एक संग्रह है। ठीक है, सर्व संग्रह है ये। उसके देखिए अब अपन बात करते हैं जैसे कि मारवाड़ा परगना में जो हम उनको जो जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में हम बात करें तो ये जो उस समय के जो परगने थे, मारवाड़ के जो परगने थे, तो देखिए
परगनों की आमदनी, ठीक है, परगनों की आमदनी, उनकी जो देखरेख का कार्य करते थे, देखरेख में जो चाकरी थी, हम बात करें चाकरी का मतलब समझते हो कि जो इस समय की जो पुलिस व्यवस्था थी, देखरेख का जो उस समय जो परगनों में जो प्रशासन का जो कार्य संभालते थे, ठीक है, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं फैली हुई है, उन सभी को जो देखते थे उनके बारे में। उसके अलावा जो परगने हैं, परगनों की जो भूमि है, भूमि की किस्म या भूमि की किस्मों के बारे में कि कहाँ कौन कौन सी किस्म है भूमि की, वो भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है, फसलों के बारे में, परगनों में जिस परगने में कौन कौन सी फसल होती है, कहाँ कौन सी क्या है, उन सभी के बारे में भी इसमें अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन बात करें देखिए फसलें हो गई, फसलों के बाद में अपन बात करें जो सिंचाई के जो साधन हैं, किसके, सिंचाई के साधनों के बारे में, ठीक है, सिंचाई के साधनों के बारे में भी हमको अपन को इससे जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है इससे वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो परगना है उस परगने के अंतर्गत जातिवार घरों की संख्या। देखिए जातिवार घरों की संख्या मतलब कि उस समय भी गणना की जाती थी, ठीक है, किस कौन सी जाति का कितने घर हैं, उन सब की जानकारी भी अपन को जातिवार घरों की जानकारी भी अपन को इसमें प्राप्त होती है। उसके अलावा उस समय जो परगने हैं, परगनों की आबादी, ठीक है, परगनों की आबादी भी इससे अपन को पता चलती है। तो देखिए जो महाराणा जो परगनारी जो ख्यात है, जो गांव जिसको हम दूसरा नाम है गांवारी ख्यात, वो एक सर्व संग्रह है, उसमें सभी जानकारियां अपन को प्राप्त होती है। जैसे कि इसमें बात करें कि जो परगने हैं, इसका नाम जिससे नाम पे पड़ा है परगना, तो परगने जो होते थे अलग अलग जो एक रियासत होती थी उसको अलग अलग परगनों में विभाजित कर देते थे ताकि उनका जो प्रशासन का कार्य है वो उनका आसानी से संभाला जा सके। उनको एक एक परगने बना देते थे, परगनों का एक प्रमुख बना दिया जाता था। उन परगनों को भी गांवों में या उनकी जो अलग अलग इकाइयां थी उनमें उस समय विभाजित कर दिया जाता था। पहली चीज तो देखिए सबसे बड़ी इकाई तो कौन, रियासत के बाद में परगने, परगनों के बाद में भी अलग अलग होती थी, जैसे कि गांव हो गए, गांव में भी ढाणियां हो गई, तो इस तरह से अलग अलग इकाइयों में विभाजित रहता था। तो ये जो जानकारी प्राप्त होती है वो परगनों की जानकारी प्राप्त होती है, अलग अलग परगनों के बारे में इसमें अपन को पूरा जानकारी प्राप्त होती है। जितने भी मारवाड़ में जितने भी परगने थे उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और परगनों की क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके परगनों की जो आमदनी है, उसकी जो आय के जो साधन है, वो जहां से जिसकी आय होती थी उनकी, उन सभी की आय के आमदनी के जो साधन थे उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए वहां की जो प्रशासनिक कार्य जो संभाला जाता था, प्रशासनिक जो चाकरी थी उनकी, उसके बारे में भी अपन को इसमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो भूमि है, भूमि की कौन कौन सी किस्म उस समय थी, जैसे कि आज अपन बोलते हैं ना लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, अलग अलग किस्म की बात करते हैं ना, ये बंजर भूमि है, ये उपजाऊ भूमि है, ये कौन सी भूमि है। तो उसी तरह से भूमि की जो किस्म थी, अलग अलग किस्में थी, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा उस समय जो फसल जो कार्य किया जाता था, फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंचाई के जो साधन थे, ठीक है, सिंचाई जहां से फसलों को जिस सिंचाई की जाती थी उसके साधनों के बारे में पता चलता है। और जो परगने हैं उनमें जातिवार जो घर हैं, ठीक है, कि इस जाति के इतने घर हैं, इस जाति के इतने घर हैं, इस जाति के इतने घर हैं, वैसे जातिवार संख्या घरों की संख्या भी इसमें अपन को प्राप्त होती है। उसके अलावा जो आबादी है परगनों की, वो पूरी आबादी के बारे में भी इसमें अपन को पता चलता है। तो देखिए ये संपूर्ण जानकारी मिलने की वजह से इसको अपन एक नाम देते हैं। इसका जो नाम है जो अपन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, राजस्थान
राजस्थान का गजेटियर, ठीक है, राजस्थान का गजेटियर इसको कहते हैं। राजस्थान का गजेटियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी इसमें अपन को उपलब्ध करवाती है, ये ख्यात है, इसीलिए इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर में अपन देखते हैं कि आज भी जो अपने जो यहाँ पे जो कार्य होते हैं, कभी भी जनगणना का जो कार्य होता है, अब काफी चीजों में इस चीज के लिए भी किया जाने लग गया है कि अपनी जो भूमि है, भूमि की किस्मों के बारे में पता करने लग गए हैं, सिंचाई के साधनों के, फसलों के बारे में, और अब तो कहीं कहीं तो जातिगत भी जनगणना होने लगी है। तो जातिगत जनगणना में होने लगी है आबादी, तो ये एक तरह से उस जगह का पूरा ब्यौरा अपन को मिलता है, उसको बोलते हैं गजेटियर, ठीक है। तो इसको भी राजस्थान का गजेटियर नाम दिया गया है। एक नाम ये भी पता चलता है। अब देखिए इसके कितने नाम हो गए हैं। मारवाड़ परगनारी ख्यात पहला नाम, उसके बाद में गांवारी ख्यात, उसके बाद में तीसरा नाम सर्व संग्रह है। ये सभी चीजों का सर्व संग्रह है, जो तीसरा नाम ही हो गया। चौथा नाम इसका हो गया राजस्थान का गजेटियर। तो इस तरह से अपन को मारवाड़ परगनारी ख्यात है, इसके बारे में हम आगे भी अपन दोनों ख्यातों को मिला मिला के अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं कि जो इन जो ख्यातों में, दोनों ख्यातों की बात करें अपन, खास तौर पे मोहनोद नैन्सी की जो ख्यात है, मोहनोद नैन्सी ख्यात है, उस ख्यात के बारे में अपन बात करें तो मोहनोद नैन्सी जो ख्यात है उसमें काफी अपन को कमियां भी प्राप्त होती है। तो अपन कमियों के बारे में, एक एक कमियों के बारे में अपन बता देते हैं, पहले उन कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो पहली कमी है, मोहनोद नैन्सी जो ख्यात है उसकी जो पहली कमी है, उसमें ये कमी है पहली कि जो इसकी पहली कमी 1509 विक्रम संवत, जब मैं कहूं कि विक्रम संवत 1509 से पहले की जानकारी कहां से प्राप्त करता है? ये जो भाट इतिहास, जो लेखन का कार्य करते थे, ठीक है, भाटों के द्वारा जो पोथियां लिखी जाती थी, तो ये जानकारी भाटों की पोथियों से प्राप्त, ठीक है। देखिए पहली कमी तो क्या है कि जो विक्रम संवत 1509 है, 1509 से पहले का जो इसने इतिहास जो लिखा है, 1509 से पहले की जो वंशावलियों का जो वर्णन लिखा है इसने, वो कहां से लिखा है? तो भाटों की जो पोथियां है, भाट आज भी लिखते हैं ना अपने यहाँ, आज भी आते हैं भाट, जिनको बोलते हैं भाट, वो अपने पूरे लेखन का कार्य करते हैं, उनके पास में अपना पूरा वर्णन भी मिलता है, पूरे दादाओं का पूरी वंशावली उनके पास में अपन को प्राप्त होती है। वो आज भी अपने यहाँ आते हैं गांव में, और वो वहां पे आके और उसका लेखन का पूरा कार्य करते हैं अपना। वो 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 20 साल में एक बार आते हैं और लिख के लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी जो पहली कमी है वो यही कमी है कि जो विक्रम संवत है 1509 है, 1509 विक्रम संवत 1509 से जो पहले की जो इतिहास लिखा है वो कहां से लिखा है? भाटों की
पोथियों से। इसलिए जो इसमें काफी अशुद्धियां प्राप्त होती है, क्योंकि जो भाट हैं, भाट देखिए आके लिख के लेके जाते हैं, भाट जो लिखते हैं तो उसमें काफी अशुद्धियां भी आज भी उनको प्राप्त हो जाती है। तो उस समय तो जो लिखते थे, कार्य लेखन का जो कार्य किया था, उसमें काफी भाटों के बारे में काफी जानकारियां गलत होती थी। तो ठीक है, उसके पहली गलत कमी तो यह है। और दूसरी चीज इसमें भी एक चीज और है, जो भाटों से जो जानकारी प्राप्त की है उसको यथावत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। जैसी जानकारी उन्होंने प्राप्त हुई वहां से उसको यथावत लिख दिया है, उसका कोई भी विश्लेषण का कार्य नहीं किया है। मैं बात करूं, उसके रिसर्च नहीं किया है, उसके ऊपर कोई शोध का कार्य नहीं किया है, उसको डायरेक्ट आया वो टॉपिक और उस टॉपिक को ऐसे कैसे यथावत उसको अपनी खात में लिख दिया है। तो पहली कमी तो इसमें यह है, इसकी वजह से इसमें अशुद्धियां काफी प्राप्त होती है। इसके बाद में अपन बात करें दूसरी जो इसकी कमी है ख्यात की, तो दूसरी कमी क्या है कि जिन स्त्रोतों से जो भी जानकारी प्राप्त करता था उसको यथावत लेखन, उसका यथावत लेखन, ठीक है। जिन भी स्रोतों से इसको जो भी जानकारी प्राप्त होती थी उस जानकारी को ये बिना सोचे समझे, बिना जानकारी प्राप्त किए उसको यथावत ऐसे कैसे ही अपनी ख्यात के अंतर्गत लिख देते थे। उस वजह से भी काफी जगहों पे देखिए ऐसे लिखने से जो नाम है चाहे वो नाम किसका हो, अब ये नाम चाहे व्यक्ति का हो, व्यक्ति या स्थान का जो नाम है वो गलत हो जाते थे। यथावत लिखने की वजह से ये नाम है वो गलत हो जाते थे। उसके बाद में हम बात करें जो इसकी अगली जो कमी है, जो तीसरी जो इसकी कमी है, तीसरी कमी क्या है कि इसमें जो तिथियां लिखी हुई है, तिथियों की जानकारी गलत। जो तिथियों की जो जानकारी इससे अपन को प्राप्त होती है, जो भी इसकी दिनांक है, जो तारीखें होती थी, उन तारीखों की जो जानकारी प्राप्त होती है वो मोहम्मद नेंसिरी के हाथ से अपन को गलत जानकारी प्राप्त होती है। काफी जगहों पे इन्होंने गलत तारीखों का उल्लेख किया है। जब आप सोचिए, जब इसमें ये भाटों की जो भाटों के जो पोथियां हैं उनमें से जब इतिहास लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि तारीखें भी गलत होगी। जो स्त्रोत हैं, अब इस स्त्रोत में अगर किसी ने कुछ गलत लिख दिया है तो उस स्त्रोत से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको यथावत जानकारी लिख दी है। इस वजह से इसमें तिथियों की जानकारी पे अपन को गलत जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन बात करें जो इसकी चौथी कमी है वो मैंने पहले भी आपको बताई है। जो सभी ख्यातों में जो कमी है वो कैसी कमी है, कर्मानुसार विवरण नहीं है। जिस भी वंश का इसने वर्णन किया है उसका कर्म के अनुसार वर्णन नहीं है, ठीक है। एक अलग अलग मतलब मैंने पहले पे बात एक चीज बताई थी कि जो कर्म है उसमें जैसे कि मान लो उसने मोहम्मद नैंसी ने किसी और चीज के बारे में लिख रहा है और उसको पहले की कोई घटना याद आ गई, जो वर्तमान की या कोई वर्तमान की जो कोई घटना याद आ गई, उस घटना का वर्णन वहीं पे उसने उल्लेख कर दिया है, ठीक है। जहां वो उसने लिख रहा है दूसरे के बारे में, जहां लिख रहा है वहीं पे ही वर्तमान घटना, उस जो घटना याद आई है उसका उल्लेख भी वहीं पे मिल जाता है। इस वजह से ये जो घटनाएं हैं, जो घटनाओं का जो उल्लेख किया हुआ है वो एक तो कर्मवाद नहीं है, दूसरा जो इनका जो घटना है उसका जब उसको याद आई है तभी उस घटना का वर्णन कर दिया है। इसकी वजह से उसमें काफी उथल पुथल मच जाता है। मतलब जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं पद, अपन महाराणा प्रताप के बारे में रहे हैं, बीच में ही किसी और दूसरे शासक के बारे में उनको याद आ गया, उसके बारे में उन्होंने लिख दिया।
पढ़ अपन महाराणा जसवंत सिंह के बारे में रहे हैं और उनको किसी और दूसरे शासक के बारे में याद आ गया, उसके बारे में उन्होंने लेखन का कार्य कर दिया है। इस तरह से इसमें काफी त्रुटियां प्राप्त होती है। अब देखिए अपन बात करें कि जो इतनी त्रुटियां हैं तो ये मोनोनेंसी की जो ख्यात है, मोनोनेंसी की ख्यात सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? तो देखिए इन कमियों के बावजूद भी जो इसमें जो लेखन का जो कार्य किया है, वो लेखन का जो कार्य किया है वो एक अलग लेवल पे इन्होंने या संपूर्ण जानकारी प्राप्त करा के अपन को करवाया है, ठीक है। और दूसरी चीज जो इसके अलावा जो कोई अगर काफी जानकारी, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही कंप्लीट ही गलत जानकारियां हैं, इसमें काफी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां अपन को इसमें प्राप्त होती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण लेख है। उसके बाद में अपन मोनोनेंसी की ख्यात के बारे में आगे हम अध्ययन करते हैं, इसकी कमियों के बाद के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें मैं अभी बता देता हूं, एक चीज जैसे कि इसकी जो तिथियां हैं, तिथियों की जो जानकारी है या जो घटनाओं की जो जानकारी है उनको हमें सही कैसे साबित करें। तो सही साबित करने के लिए देखिए जो राजस्थान साहित्य द्वारा जो तारीख मानी गई है उसी तारीख को इसमें अपन मानेंगे, ठीक है। राजस्थान साहित्य ने जिस भी तिथि को माना है उस तिथि को मानेंगे, ना कि इसमें जो तारीख दे रखी है उसको मानेंगे। उसके अलावा देखिए जो एक जानकारी अपन जो अगर इसकी तिथियों की या घटनाओं की अगर अपन विश्लेषण करें, किसी से अगर मान लो उसकी सत्यता के बारे में उसका अध्ययन करें, तो देखिए मान लो इसने लिखा मोनोनेंसी ने, तो जो हिंदी साहित्य है या अपन बात करें जो अपना जो ये इनके द्वारा जो साहित्य लिखा हुआ है उस साहित्य को पारसी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य को पारसी साहित्य से मिलान कर लीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जब मान लो अगर कोई दो शासक होंगे, ठीक है, दोनों शासकों के मध्य युद्ध होगा, तो युद्ध में जो लेखन का जो कार्य किया है, लेखन के कार्य में जब कोई घटना का उल्लेख करेगा, वो दोनों घटनाओं का अगर जैसे अपन बात करें दोनों पक्षों के द्वारा लिखा है और दोनों पक्षों के द्वारा लिखने के क्रम में किसी ने तो उस घटना का, अगर मान लो जैसे कि कोई घटना हुई है उस घटना का किसी ने तो सही उल्लेख किया होगा, ऑब्वियसली बात है, या दोनों ही जगहों पे उस घटना का उल्लेख सेम है, जैसे कि उसने लिखा कि इस लड़ाई में यह विजय हुआ है और उसने भी यही लिखा है कि नहीं यही विजय हुआ है, तो दोनों में जब सेम लिखा है तो इसका मतलब वो घटना बिल्कुल सही है। या उसमें दोनों में कोई तारीख का उल्लेख किया है, कोई भी तारीख है उसका उल्लेख किया है, दोनों ने एक समान तारीख का उल्लेख किया है, तो इसका मतलब है कि वो घटना सही समय की तारीख है। देखिए मोनोनेंसी ने जो अपनी ख्यात में जो लिखा है वह ना, ठीक है, उसमें देखिए इन्होंने काफी जगहों के बारे में जो इतिहास लेखन का कार्य है उसकी काफी जानकारी अपन को सही भी प्राप्त होती है, इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण ख्यात मानी जाती है। उसके बाद में अपन मोनोनेंसी की ख्यात के बारे में आगे हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए मोनोनेंसी की ख्यात के बारे में, उसके बाद में अपन मोनोनेंसी के बारे में अपन कुछ बात करते हैं। मोनोनेंसी का जो लेखक का जो कार्य है, जो लेखक के रूप में है मोनोनेंसी, तो देखिए मोनोनेंसी के जो लेखक के रूप में हम बात कहें तो हम पहली बात पे हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के प्रथम ख्यात लेखक, ठीक है, राजस्थान के प्रथम ख्यात लेखक, ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? मोनोनेंसी की, ठीक है। तो मोनोनेंसी के बारे में बात करते टाइम हम बात करते हैं, या मोनोनेंसी के लेखक के रूप में हम बात करें या पूरे उसके बारे में, तो देखिए राजस्थान के प्रथम ख्यात के लेखक, ख्यात का लेखन का कार्य ही इनके द्वारा ही शुरू किया गया है। तो ये एक तो ये जानकारी, एक तो ये इनके बारे में। दूसरी चीज देखिए इन्होंने राजस्थान में गढ़ व गढ़ एवं गढ़ियों का इतिहास लिखा है,
ठीक है, देखिए इन्होंने पहली चीज तो ये है कि राजस्थान के प्रथम ख्यात लेखक हैं। उसके बाद में देखिए इन्होंने राजस्थान के जो गढ़ एवं गढ़ियों हैं उनके बारे में भी इतिहास इन्होंने लिखा है। इसके अलावा देखिए जो तीसरी अपन को जानकारी इनके बारे में हम बात करें, इन्होंने जो राजस्थान है, राजस्थान में जो रियासतें थी, रियासतों के अंतर संबंध के बारे में, ठीक है, तो इसमें बात करें अपन रियासतों के अंतर संबंध, अर्थ संबंध का लेखन, ठीक है। इन्होंने रियासतों के जो अंतर संबंध था, जो इनके जो आंतरिक जो संबंध थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। पहली चीज देखिए, अब अपन पहली तो ये ख्यात लेखक हैं, उसके बाद में गढ़गढ़ियों का इन्होंने इतिहास लिखा है, उसके अलावा ये रियासतों का जो अंतर जो संबंध था उनके बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद में देखिए हम बात करें जो इसका जो अगला जो पार्ट था, ठीक है, अपन ने बात की थी एक कि मारवाड़ा परगनारी ख्यात है, जिसको हमने गांवारी ख्यात बोली थी। उस गांवारी ख्यात या मारवाड़ा परगनारी जो ख्यात है उसके अंतर्गत देखिए इसमें परगनों व गांवों का विवरण मिलता है, ठीक है। इन्होंने देखो रियासतों के नहीं है, रियासतों से नीचे उतर के, राजा महाराजाओं का नहीं है, राजा महाराजाओं से नीचे उतर के इन्होंने परगनों और गांवों का भी विवरण लिखा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जब कोई अगर किसी के यहां आश्रय प्राप्त करता है तो ज्यादातर राजा के बारे में ज्यादातर जानकारी लिखता है, पर मोहम्मद नैंसी का ऐसा नहीं है। मोहम्मद नैंसी ने अपनी एक पूरी ख्यात लिख दी है, किसके ऊपर? परगनों और गांवों के विवरण के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक जानकारी, ये भी एक इनके बारे में एक उपलब्धि है लेखक के रूप में, जो इनकी उपलब्धियों में हम बात करें। उसके बाद में अपन बात करें जो इनका एक देखिए इन्होंने जो लेखन का कार्य किया है, इन्होंने राजस्थान के कई वीर पुरुषों के बारे में भी लिखा है। देखिए इन्होंने राजस्थान के जो वीर पुरुष थे, जरूरी नहीं है कि वो मारवाड़ के ही थे, मारवाड़ रियासत के ही थे, मारवाड़ रियासत के अलावा भी राजस्थान के जितने भी काफी वीर पुरुष थे, ठीक है, उन वीर पुरुषों के बारे में भी इन्होंने अपनी ख्यात के अंतर्गत लिखा है। उसके अलावा देखिए जो कहीं इनकी जो लड़ाइयां होती थी, ठीक है, मैं बात करूं जैसे कि राजस्थान का मारवाड़ की लड़ाइयां नहीं है, जो भी बड़ी लड़ाई होती थी, ठीक है, उस लड़ाई के बारे में भी इन्होंने अपनी ख्यात के अंतर्गत लिखा है। तो अपना अपने मोहम्मद नैंसी के बाद उसके बारे में बात करें तो देखिए, और दूसरी चीज मोहम्मद नैंसी की मैंने पहले बता दिया था, मोहम्मद नैंसी क्या थे? तो मोहम्मद नैंसी जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के राज दरबारी कवि थे और दीवान के पद पे भी थे, ठीक है। तो एक उपलब्धि इनकी ये भी है कि ये एक दरबारी थे, किसी राजा के यहां दरबारी के रूप में पद पे विद्यमान थे। और इनके लेखक के रूप में अपने उपलब्धियों के बारे में बात की, तो इनके लेखक के रूप में जो उपलब्धियां हैं, जैसे कि राजस्थान के प्रथम ख्यात लेखक हैं, उसके बाद में गढ़गढ़ियों का इतिहास लिखा है, उसके बाद में रियासतों के अंतर संबंध का इतिहास लिखा है, परगनों एवं गांवों के विवरण लिखा है, उनकी पूरी संपूर्ण जानकारी अपन को प्राप्त होती है। गांव परगनों मारवाड़ा परगना ख्यात में या गांवारी ख्यात में हम बात करें, उसके अंतर्गत इसमें जो ख्यात में राजस्थान के कई वीर पुरुष हैं उनके बारे में लिखा है। या अपन एक ये भी कह सकते हैं कि जो लड़ाइयां हुई है, लड़ाइयों का उल्लेख है,
कई लड़ाइयों का उल्लेख है। ठीक है, एक इनकी उपलब्धि ये भी है। तो इस तरह से देखिए, ये मोनोनेंसी के अपने बात की लेखक के रूप में इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात कर लिए। ठीक है, तो हमारी मोनोनेंसी की ख्यात के बारे में अपना पूरा अध्ययन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अपन अगली ख्यातों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात है, और भी जो ख्यात है मुडियार वगैरह की, इनकी ख्यातों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पर वो अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और हमारे साथ में बने रहिए। आपको देखिए, इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास से पढ़ने के क्रम में हमें उस हर चीज का उल्लेख करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कभी ये तो होता नहीं है कि ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। अगर उसमें शिलालेख दे रखा है या उसने साहित्यिक स्रोतों के बारे में दे रखा है तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में, वो राजस्थान में जो भी है उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में वो अध्ययन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी ऐसी चीज छूटे नहीं जो आपके महत्वपूर्ण हो और वो छूट जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।